नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उन्होंने निरीक्षण किया और वहां हो रहे काम को देखा। इस दौरान सीएम धामी ने काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में है और यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून से दिल्ली जाने वालों को सुविधा होगी, सफर आसान हो जाएगा। आपको बता दें, सीएम सड़क मार्ग से मेरठ जा रहे थे और इस दौरान मोहन में सीएम ने काफिला रोककर काम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजना है और पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली देहरादून का सफर 2.5 घंटे में पूरा हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो सीएम धामी ने काम का जायजा लिया, खुद ग्राउंड पर उतर के काम में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। अंतिम चरण में एक्सप्रेसवे का काम है और खुद एक्सप्रेसवे पर चहलकदमी करते हुए इसके कामकाज को देखा। देहरादून से दिल्ली का सफर और आसान होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो इस सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो ज़रूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। डोईवाला में मॉर्निंग वॉक करते समय अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। ऋषिकेश देहरादून रोड पर यह हादसा हुआ है। तो अज्ञात गाड़ी ने 2 लोगों को टक्कर मार दी है। देहरादून ऋषिकेश रोड पर यह हादसा हुआ। ये लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। एक अज्ञात गाड़ी ने इन दोनों को टक्कर मारी और उसके बाद दोनों की मौके पर मौत हो गई। और रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां सिविल लाइंस के जयरासी गांव में दूसरे समुदाय के युवक पर शिवलिंग पर खून लगाकर अपवित्र करने का आरोप लगा है और उसके बाद इलाके के आक्रोशित लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गांव में माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। तो ग्रामीणों ने मामले को लेकर हंगामा किया है। रुड़की से खबर, जिसके बाद पुलिस ने देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शिवलिंग को खून से अपवित्र करने का आरोप है और यह आरोप दूसरे समुदाय के एक युवक पर लगा है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को कल रात अरेस्ट किया है। सिविल लाइन के जयरासी गांव का यह पूरा मामला है। लोगों का गुस्सा इस कदर था कि ये सभी लोग एक साथ, भीड़ इकट्ठा इन सब की हो गई। लगातार नारेबाजी और हंगामा होता रहा और फिर पुलिस ने देर रात एक आरोपी को अरेस्ट किया। हमारे शिवलिंग को वहाँ पर अपवित्र किया गया है, तो अब वहाँ पर उस पर किसी भी जानवर का या कैसा भी खून वगैरह लगा के खंडित करा गया है। तो वह उसी के संज्ञान में हम लोग एसपी देहात जी से मिलने के लिए आए थे। तो इनकी तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिला है कि वहाँ पर जो उचित से उचित कार्रवाई होगी सब कुछ करी जाएगी। उसके हाथ का जो रक्त है वो उस पूजा स्थल पे पड़ा था, तो उसमें जो आसपास के लोग थे उनमें रोष था। उन्होंने इमीडिएट पुलिस को बताया, उन्होंने एक अच्छी प्रक्रिया अपनाई। पुलिस ने व्यक्ति को डिटेन किया, उससे पूछताछ पे फैक्ट तथ्य सही पाए और हमने इमीडिएट उसमें एफआईआर करके आगे लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। व्यक्ति की अरेस्टिंग हो गई है। रामनगर के ढिकुली के एक रिजॉर्ट में मारपीट हुई और आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक ने दूसरे शख्स को रिजॉर्ट लीज पर दिया है और किसी मामूली बात पर मालिक ने लीज पर लेने वाले शख्स को पीट डाला। साथ ही रिजॉर्ट के दूसरे कर्मचारी की भी पिटाई की और गाली गलौज की। तो रिजॉर्ट लीज पर लेने वाले शख्स से मारपीट हुई है और एक दूसरे कर्मचारी को भी पीटा गया है। मारपीट का ये वीडियो वायरल है। रामनगर से ये खबर, मामूली बात पर रिजॉर्ट के मालिक ने जिसको लीज पर अपना रिजॉर्ट दिया उसको पीटा, साथ ही उसके कर्मचारी को भी पीटा। नहीं, ये गलत बात है। मुझे फोन नहीं कर सकता ना, इसके मेरे संबंध अच्छे बात।
बागेश्वर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कलयुगी बेटा अपने बुजुर्ग पिता को पीट रहा है और गंदी गंदी गालियां देता दिख रहा है। बुजुर्ग असहाय पिता को बेटा लातों से मार रहा है। इस दौरान बेटा अपने बुजुर्ग पिता से रुपयों की डिमांड कर रहा है और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके साथ ही वीडियो में युवक पुलिस वालों को भी गाली दे रहा है। ऐसा मत करो ना करो यार। हरिद्वार में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे आज से 2 हफ्तों के लिए बंद रहेगा। वार्षिक मेंटेनेंस के चलते रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी उषा ब्रेको ने रोपवे को बंद किया है। 2 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक यहां मेंटेनेंस का कार्य चलेगा। मनसा देवी रोप बंद रहेगा तो वहीं 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चंडी देवी मंदिर का रोपवे वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद होगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग से ही मंदिर में दर्शन के लिए जाना होगा। मेंटेनेंस का काम खत्म होने के बाद रोपवे को शुरू कर दिया जाएगा। और देहरादून के रायपुर में एक विधानसभा और सचिवालय बनाने का प्रस्ताव 10 साल बाद भी परवान नहीं चढ़ पाया। केंद्र ने रायपुर में 60 हेक्टेयर जमीन पर विधानसभा और सचिवालय बनाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को 2016 में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य के अफसर 7 साल तक इस पर चुप्पी साधे रहे। नतीजा दिसंबर 2023 में केंद्रीय वन मंत्रालय ने सैद्धांतिक स्वीकृति को यह कहकर निरस्त किया कि सरकार नॉन फॉरेस्ट लैंड का प्रस्ताव फिर से पेश करे। उसके लिए भारत सरकार ने उन्होंने आदेश कर रखा है कि इसको नए सिरे से उस प्रपोजल को देना है। तो अभी हमने वेट कर रहे हैं, शासन से भी बात चल रहा है उसको। तो जैसे नया प्रपोजल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए पैसे वैसे सब जमा हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली इसको रिवाइव करना है। तो हम लोग जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि अभी यूजर एजेंसी उसका जैसे प्रपोजल लाएंगे तो उसको परीक्षण करके इमीडिएटली अगले तक कार्रवाई जो होता है वो त्वरित गति में करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें सहमति बन गई है उच्च स्तर से। उसको दोबारा हम लोग प्रस्ताव अपलोड कर रहे हैं। हमारा प्रस्ताव बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। प्रस्ताव लगभग बन के तैयार हो गया है और हमें इस बात का अनुमोदन प्राप्त हो गया है कि इसको दोबारा किया जाना है, तो हम उसको अग्रतर कार्रवाई कराएंगे अपलोड करने के बाद। सरकारी सिस्टम में किस तरह से विकास योजनाएं दम तोड़ती हैं, किस तरह से सालों साल तक फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल में घूमती हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण है रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा सचिवालय का भवन। मैं अभी जहां पर खड़ा हूं ये वही 60 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति राज्य सरकार को 2014 में कुछ शर्तों के साथ मिल गई थी। 2014 से 2023 तक पूरे 9 साल बीत गए, लेकिन अधिकारियों ने इस सैद्धांतिक स्वीकृति की फाइल की सुध नहीं ली। जो जरूरी शर्तें पूरी करनी थी उनको पूरा नहीं किया। लिहाजा केंद्र ने दिसंबर 2023 में इस लैंड की स्वीकृति को ये कहकर रद्द कर दिया कि आप पिछले 9 सालों तक कहां थे। केंद्र ने ये भी ऑब्जेक्शन लगाया कि विधानसभा सचिवालय के भवन के लिए 60 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड नहीं दी जा सकती। इसके लिए राज्य सरकार नॉन फॉरेस्ट लैंड का नया प्रस्ताव बनाकर भेजे। इस बात को भी 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड में 28 जनवरी से नेशनल गेम्स की शुरुआत होगी जो 14 फरवरी तक चलेंगे। नेशनल गेम्स के लिए ओलंपिक संघ ने 34 खेलों की मंजूरी ली है और राज्य के 6 और खेलों को शामिल करने के लिए खेल विभाग ने ओलंपिक संघ को एक प्रपोजल भी भेजा है। वहीं नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। सत्येंद्र बर्तवाल से इस पर अपडेट लेते हैं। जी सत्येंद्र, 34 खेलों को मंजूरी मिली है और राज्य से संबंधित कौन से 6 खेल हैं जिनको शामिल करने का प्रस्ताव है? नेशनल गेम की मेजबानी उत्तराखंड को मिली थी और 38वें जो नेशनल गेम होने ही उत्तराखंड में होने थे, जिसको लेकर काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। खेल विभाग का ये दावा है कि 28 जो जनवरी है से उत्तराखंड में नेशनल गेम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ओलंपिक संघ ने जो डेट तय की है उस डेट के अनुसार 28 जनवरी से प्रदेश में नेशनल गेम होंगे और करीब 34 नेशनल गेम यहाँ पे होंगे और जिसमें 6 गेम यानी कि 6 जो राज्य स्तरीय गेम है इनके लिए भी खेल विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है जिस पर जल्द मुहर लग सकती है। जी
बिल्कुल, इस पर भी मुहर लग सकती है। और उत्तराखंड के लिहाज से इन खेलों का आयोजन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी प्रतिभाओं को इसमें मौका मिलता है, और साथ ही साथ एक राज्य के लिहाज से इस तरह के जब गेम्स होते हैं तो इससे क्या फायदा होता है? बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय के गेम्स हैं और अगर इसमें देश के सभी राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, उनसे काफी चीजें सीखने को भी प्रदेश को मिलेगी। वहीं जो प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं जो अभी तक अन्य राज्यों की तरफ से खेलते हैं, उनको भी प्रदेश सरकार उनको भी उत्तराखंड से खेलने के लिए वो कर रही है, जिसके लिए हर प्रकार की तैयारियां प्रदेश सरकार की है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि करीब जो गेम्स के लिए जो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स के लिए जो यहाँ पे अलग जो कैंप लगाए गए हैं, उसको लेकर भी हर प्रकार की तैयारियां हैं। प्रदेश का हर युवा, हर खिलाड़ी को बिल्कुल इसे लेकर उत्साहित भी है और उसके लिए एक बड़ा मंच भी है। शुक्रिया सत्येंद्र अपडेट के लिए। और गंगा की स्वच्छता के लिए सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए गए। सामाजिक संगठनों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया सर्वे में हरिद्वार में गंगा जल पीने लायक नहीं पाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। धर्म नगरी हरिद्वार में साल भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। पूरी श्रद्धा से गंगा जल का आचमन भी करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से गंगा का जल पीना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट में गंगा जल में फीकल कोलिफॉर्म यानी कि अपशिष्ट की मात्रा ज्यादा पाई गई है और रिपोर्ट में गंगा जल को बी श्रेणी में बताया गया है। इसका मतलब है कि गंगा जल में स्नान तो किया जा सकता है, लेकिन वो पीने की बिल्कुल लायक नहीं है। फीकल कोलिफॉर्म की कंसंट्रेशन जो मिल रही है वो लगभग 100 के आसपास है, 50 से लेकर 100-120 तक है। मतलब फीकल कोलिफॉर्म की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है गंगा जल में। जो हमारा मॉनिटरिंग डेटा है उसके अनुसार गंगा का जल नहाने के लिए उपयुक्त है, बी श्रेणी में अच्छा। गंगा जल को शुद्ध करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नमामि गंगे सरीखी योजना चलाई है और काफी हद तक गंगा के प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन आज भी हरिद्वार में गंगा में गिरते नालों को देखा जा सकता है। साथ ही कई एसटीपी ऐसे हैं जिसने पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधा गंगा में बहाया है। गंगे तो क्या कहते हैं पॉकेट भरने का बहुत बड़ा साधन हो गया। कभी कुछ अच्छे अधिकारी आते हैं तो अभी परियोजना को खोलने में लगा हुआ है। हमने हरिद्वार में स्नान करने लायक, आचमन करने लायक होने, पीने लायक होने चाहिए। गंगा सिर्फ एक नदी मात्र नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। एक दौर था जब किसी भी चीज की शुद्धता और पवित्रता को दर्शाने के लिए गंगा के नाम का सहारा लिया जाता था, लेकिन ये निराश कर देने वाली बात है कि धर्म नगरी में ही गंगा मैली हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी का जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की और सांसद अनिल बलूनी की लंबी उम्र की कामना भगवान नरसिंह से की। तो सांसद अनिल बलूनी का आज जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। बलूनी की लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ किया। नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा भगवान नरसिंह के महाअभिषेक के शुभ अवसर पर गढ़वाल सांसद जी के जन्म दिवस के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना कराई गई। भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध को लेकर 7 सालों से संशय बना है, लेकिन अब इसके लिए दिल्ली में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। इसके बाद तय होगा कि पंचेश्वर बांध का भविष्य क्या है। भारत नेपाल के रिश्तों में आई खटास के चलते पंचेश्वर बांध परियोजना पर विराम लगा है, वो भी तब जब बांध को लेकर जनसुनवाइयां 7 साल पहले ही हो चुकी हैं। लेकिन अब लगता है कि हालात कुछ बदलने वाले हैं।
आने वाले दिनों में पंचेश्वर बांध को लेकर भारत और नेपाल में फिर बातचीत शुरू होनी है। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में दोनों मुल्कों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि पंचेश्वर बांध बनेगा या फिर नहीं। माना जा रहा है कि अगले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। दोनों मुल्कों की पंचेश्वर बांध पर बराबर हिस्सेदारी होगी। ऐसे में 5400 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की दरकार भी दोनों को है। इस परियोजना से जहां अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के 134 गांव विस्थापित होने हैं, वहीं नेपाल देश के सिर्फ 20 गांव को ही विस्थापन झेलना पड़ेगा। देखिए, ये परियोजना भारत सरकार और नेपाल सरकार के मध्य है और इसमें करीब 5000 मेगावाट की परियोजना बनाने की संभावना है। अभी कुछ नेपाल सरकार का निर्णय कुछ उसमें और होने हैं, तो इसके बारे में भारत सरकार और नेपाल सरकार के मध्य जो उन्होंने MOU किया है और जो उन्होंने एक कंपनी बनाई है, वो कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है। पंचेश्वर बांध बनाने की कवायद आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कोई न कोई वजह इसकी राह में रोड़ा अटकाती रही है। 2017 में पहली बार इस प्रोजेक्ट को लेकर दोनों मुल्कों ने तेजी से काम किया, लेकिन नेपाल के बदले राजनीतिक हालात ने मामले को फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे में लंबे समय के बाद एक बार फिर दोनों मुल्क पंचेश्वर बांध निर्माण पर एक मंच पर आने वाले हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों मुल्कों की एक राय बनती है या फिर मामला फिर ठंडे बस्ते में जाएगा। पंचेश्वर परियोजना को वन और जल मंत्रालय पहले ही हरी झंडी दिखा चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और कोटद्वार में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 14 ग्राम स्मैक बरामद की और उससे पहले भी आरोपी की स्मैक तस्करी में गिरफ्तारी हुई थी। आरोपी के खिलाफ NDPD एक्ट के तहत केस दर्ज किया है पुलिस ने। तो स्मैक के साथ एक आरोप है, इसके जो स्मैक बेचने का इस पर आरोप है और लगातार कोटद्वार में सक्रिय है। बताते हैं कि इससे और भी पैडलर हैं और यहाँ पर लगातार नशे का कारोबार करते हैं और अभी इससे जो है स्मैक बरामद हुई है और उसी में जो है NDPS एक्ट के अंतर्गत जो मुकदमा लिखकर इसकी गिरफ्तारी की गई है। भारत से कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से हो रहे हैं। ऐसे में देश भर के सैलानी पिथौरागढ़ में मौजूद ओल्ड लिपू लेक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां का सफर अभी आसान नहीं है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपू लेक रोड में 2020 से ही गाड़ियां चल रही हैं। सामरिक और पर्यटन के लिहाज से ये अहम रोड ड्रैगन की चौखट पर भारत की दस्तक है। BRO ने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोड को लिपू लेक तक पहुंचाया है, लेकिन 4 साल गुजरने पर भी इस रोड में सफर तय करना खतरे से खाली नहीं है। हालात ये है कि गुंजी से आगे लिपू लेक तक बॉर्डर की रोड पत्थर और कंकड़ों से पटी है, जिस पर सफर करने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक मजबूर हैं। लोग के लिए एक बहुत ही आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। वहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन साफ हो रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है और ऐसे रास्ते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जान का जोखिम अलग है। तो ऐसे कम से कम यहाँ पे से कैलाश दर्शन हो रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे इस रोड की स्थिति को सुधारना चाहिए। 50 किलोमीटर की ये रोड देश की सुरक्षा के लिए खासी अहम है। काला पानी के साथ ही नाभी ढांग में मौजूद भारतीय सुरक्षा बल भी इसी रोड से सफर तय करते हैं। यही नहीं, ओल्ड लिपू लेक से कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए भी यही इकलौता रास्ता है। कैलाश पर्वत के साथ ही ओम पर्वत के दर्शनों की चाह रखने वाले भी यहीं से गुजरते हैं। बावजूद इसके रोड की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। कच्ची रोड पर जहां मिनटों के सफर घंटों में तय हो रहे हैं, वहीं यात्रियों की सुरक्षा भी यहां हर पल खतरे में है। हमारा तवा घाट से लेकर के हमारा काला पानी तक और हमारा इधर गुंजी तक जो रोड का टेंडर है, वो टेंडर लगा हुआ है और किसी कारण से वो कोर्ट में है। अब 1-2 डेट के बाद वो क्लियर हो जाएगा और इस रोड में भी हमारा डामरीकरण का काम और चौड़ाकरण का काम बहुत जल्दी चालू होगा। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड का जो हाल गुंजी से लिपू लेक तक है, कुछ ऐसा हाल गर्ब्यांग से गुंजी तक का भी है। रोड का ये हाल तब है जब इसी रोड से आदि कैलाश यात्री गुजरते हैं। ऐसे में अब हजारों सैलानियों के साथ ही सुरक्षा बलों की निगाहें उस दिन पर टिकी हैं, जब इस रोड पर सफर सुरक्षित होने के साथ ही आसान भी होगा।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जागेश्वर धाम में वैसे तो सावन के महीने और गर्मियों में ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद पूरे साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर जागेश्वर धाम है, जहां सावन माह में भगवान शंकर को जलाभिषेक करने और शिवरात्रि की पूजा करने के लिए अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन 2023 के अक्टूबर में पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम के दर्शन किए, जिसके बाद से साल भर श्रद्धालुओं का धाम में तांता लगा रहता है। ये 2023 के बाद जब पीएम साहब का यहाँ पर ट्रिप हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात यहाँ पर यात्री संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जैसे कि सावन के पश्चात ऑफ टाइम में यहाँ पर बिल्कुल सुनसानी रहती थी, ज़्यादातर व्यापारी अपने घर के ही काम देखते थे, लेकिन अभी ये पिछले 1-1.5 वर्ष से यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम में संतान प्राप्ति के लिए जप और तप किया जाता है। साथ ही सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु मनोकामना करता है तो उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से व्यापारी खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जागेश्वर आने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। पहले ऑफ सीजन में यहाँ पर लगभग सन्नाटा जैसा रहता था, अधिकतर कई दुकानें बंद रहती थी, लेकिन पिछले साल से यहाँ पर इतना रस बढ़ा है, इतना श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सारी दुकानें पैक चल रही हैं, होटल पैक चल रहे हैं। पहाड़ में रोजगार का मुख्य साधन पर्यटन पर ही निर्भर है। राज्य सरकार भी मास्टर प्लान के तहत मानस खंड को विकसित कर रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ सके और केदार खंड की तर्ज पर मानस खंड का विकास हो सके। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।